टू अनअकैडमी। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। मैं एकदम बढ़िया जी, आप बताइए। आ जाइए आ जाइए। मैं एकदम बढ़िया, बताइए। आवाज सही आ रही है? प्लीज एक बार ये बता दो। क्योंकि आज मैंने माइक कनेक्ट किया है। वैसे मैं माइक नहीं यूज करता हूँ, फिर मैंने सोचा चलो आज करके देखते हैं। चलिए, तो आज कुछ एमसीक्यू हम करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के। पहली 2 क्लासेस में हमने टीचिंग के ऑलमोस्ट 80+ एमसीक्यू हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद जो बाकी रह गए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और उनके न्यू कॉन्सेप्ट्स को भी। थोड़ा स्पेशल के साथ कनेक्टेड रहिए, ठीक है। कुछ चीजें डाउट सेशन में करवाऊंगा और कुछ चीजें स्पेशल में करवाऊंगा, जितने भी हुए हैं मतलब। तो इसी तरीके से 80 से 90 क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और बाकी उसके बाद जैसा भी होगा शेड्यूल के अकॉर्डिंग। स्पेशल क्लास भी होगी बस जल्दी ही। पीडीएफ कहाँ गई? एक सेकंड, पीडीएफ अपलोड हो जाए फिर शुरू करते हैं। सर क्लास शुरू होने से पहले कैंसिल क्यों शो करता है? ऐसा तो नहीं होता, कभी कभी होता है, एक आध बार हो जाता है। कभी कभी जब मैं क्लास नहीं लेता हूँ उस दिन, वो तो मैं आपको बता देता हूँ ना। कभी कभी होता है, वो हमेशा नहीं होता। वो तो कभी इंटरनेट का कुछ इश्यू हो जाए तो होता है। चलो, आज भी शो हो रहा। ये अभी मतलब मेरे एंड से नहीं है, मे भी शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। चलो कोई बात नहीं। तो उसी तरीके से जिस भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा उसका क्वेश्चन नंबर हम नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। टेलीग्राम कॉमर्स नेटर सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। देखो अब पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है बेटा, अब एमसीक्यू ही होंगे ना। पेपर 1 मैंने कवर करवा दिया है, मेरी प्रोफाइल में जाके कर सकते हो। आपने बताना है कि इसमें से कौन से टेस्ट हैं वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं। अब पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया है। पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से टेस्ट होते हैं? पैरामीट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं
जहां पर नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, मतलब आपका एनडीसी कर्व रहती है कुछ इस तरीके से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है, जहां पर आपके पास कुछ अजम्पशंस होती हैं। उन अजम्पशंस को फॉलो करना जरूरी होता है। चलिए, तो ज्यादातर बच्चों का सही आंसर आया टी टेस्ट, एफ टेस्ट और जेड टेस्ट, अनोवा भी बोल सकते हो। ये कुछ पैरामीट्रिक टेस्ट है। एक टेस्ट है काई स्क्वायर, ये दोनों में आता है, पैरामीट्रिक भी है प्लस नॉन पैरामीट्रिक। और ये जो रैंक है, मैन विटनी विल्कसॉन टेस्ट है और कैंडल कोफिशिएंट ऑफ कंकोर्डेंस है, ये सारे टेस्ट कौन से हैं? दीज ऑल आर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो मैं एक क्लास ले लूंगा, बेसिक पॉइंट इनके बता दूंगा सबके, ठीक है? डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एक स्लाइड इनके 5-5, 6-6 मेन पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोगों को जरूर से बता दूं, ठीक है? मैं लिख लेता हूं ताकि मुझे याद रहे, मैं भूल ना जाऊं। ठीक है जी, ताकि मुझे याद रहे कि ये मुझे ऐड करना है, आपको पढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जा रही है। कि क्वालिटेटिव रिसर्च में मेन फीचर कौन सा होता है? निर्दलीय मतलब अनबायस्ड बोल सकते हो, अनबायस्ड जैसे बोल देते हैं ना। रिफ्लेक्शन का मतलब पता क्या होता है? बिहेवियर को देखना, अपने आप को देखना, अपने आप से बात करना, क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। दिस इज समथिंग दैट इज रिफ्लेक्टिविटी। ओपिनियन, दिस इज समथिंग जो बिहेवियर के साथ रिलेट करता है, जो ओपिनियन के साथ रिलेट करता है। रिफ्लेक्शन समझते हैं ना कि योर लाइफ इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स, होता है ना। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्ट करना, अपने आप को किस तरीके से देख रहे हो। अरे ये कोई टेक्निकल टर्म थोड़ी है यार, एक टेक्निकल टर्म चाहिए हमें। ओन बिलीव्स एंड थॉट्स बोल सकते हो, जजमेंट्स।
own beliefs, thoughts, judgment, इंट्रोस्पेक्शन, ये सब इसका पार्ट बनता है, रिफ्लेक्सिविटी। नेक्स्ट, सर्वे रिसर्च किस पे बेस्ड होती है? सर्वे रिसर्च किस पे बेस्ड है? सिंपल है बहुत ही। सर्वे तो समझ रहे हो ना, डिस्क्रिप्टिव का पार्ट बनता है। हिंट दे देता हूं, सर्वे बेसिकली, सर्वे किसके अंडर आता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आता है। तो सिंपल था ज्यादातर बच्चों का। अबे कंस्ट्रक्टिविज्म, हार्मोनाटिक्स, ये आप लोगों का क्वालिटेटिव रिसर्च में आ जाता है। पॉजिटिविज्म, अरे सिंपल तो है, पॉजिटिविज्म इज नथिंग, इट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, दिस इज रिलेटेड विद द साइंस, डिडक्टिव, रूल्स and principles. Hermeneutics comes under qualitative. Just wait a second, बताता हूं। ये जो लैंग्वेज से रिलेटेड आती है ना, लैंग्वेज, टेक्स्ट वगैरह को स्टडी करना इसके अंदर आता है। लैंग्वेज और टेक्स्ट के साथ ये रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड विद द लैंग्वेज और टेक्स्ट। बिब्लियोफाइल जैसे होता है बिब्लियोग्राफी वगैरह, उससे। ठीक है जी, क्लियर है? अरे क्वेश्चन की बात आ रही, इसके अंदर कैसे आ जाएगा? पॉजिटिविज्म सर्वे के अंदर। इंटरप्रेटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म पर का पार्ट। पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज जहां पे आ जाती है। फिनोमिनोलॉजी के ही पार्ट है ना, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, दिस इज नॉट क्वांटिटेटिव। ये फिनोमिनोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रोपोलॉजी रिसर्च। एंथ्रो का मतलब होता है स्टडी ऑफ पीपल, जैसे दुनिया में रहने वाले लोगों की स्टडी की जाती है। किसी पर्टिकुलर जगह पे रह रहे लोगों की स्टडी बोल सकते हो आप। फाइनेंस का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है बेटा, उसका एक क्लास हो भी गया है।
यार जिसको जल्दी है यार बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। क्या मतलब फॉर्मेलिटी थोड़ी कर रहे हो आप यार यहाँ पे पढ़ के। पेपर में भी जल्दी जल्दी आधे घंटे में पेपर करके निकल आना। एंथ्रो का मतलब बेसिकली दिस इज रिलेटेड विद द पीपल, ग्रुप की स्टडी। जैसे बोलते हैं ना स्टडी ऑफ पीपल या ग्रुप की स्टडी। जैसे इंडिविजुअलिज्म में आप एक पर्सन की स्टडी करते हो और एंथ्रोपोलॉजी में आप एक तरीके से पॉपुलेशन के बारे में बोल सकते हो। पॉपुलेशन, तो ये पॉपुलेशन की स्टडी किससे रिलेट करेगी? दिस इज बेसिकली रिलेटेड विद द एथनो। एथनो का मतलब क्या होता है? कल्चर की स्टडी। कल्चर की स्टडी। और इसमें एक और वर्ड बार बार आता है आपका, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आप लोगों को देखने को मिला, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स लिखा हो या पैरामीट्रिक टेस्ट लिखा हो? यार देखो, एक तो मेरी वैसे ही तबीयत खराब है और ऊपर से ना आलतू फालतू की बातें मत किया करो। मुझे पता है तुम्हें पेपर से पहले क्या पढ़ाना है क्या नहीं। जो पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ लो यार। वो तुमसे हो नहीं रहा, सर ये भी करवा दो वो भी करवा दो। भाई जो अभी करवा रहा हूं पहले उस पर फोकस रखो। ये भी पेपर में ही आना है, ये भी कोई अलग से नहीं है। और ये टीचिंग रिसर्च कम्युनिकेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, पता है? 400 क्वेश्चन आया था इन 3 यूनिट से। इस वजह से इन यूनिट्स पे अच्छे से कमांड हासिल कर लो। पैरामीट्रिक टेस्ट है और अच्छा क्वेश्चन है। रिसर्च का कोर्स देखिए, रिसर्च के क्वेश्चंस लगाइए, कमांड हो जाएगी। देखो अभी थोड़ी देर पहले इसका एक और क्वेश्चन भी आया था, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक सा। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर मोर पावरफुल देन नॉन पैरामीट्रिक। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास जो रिजल्ट आते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। इसमें हमारे पास अजम्पशंस होती हैं, मतलब आप ये मान के चलो कि वो अजम्पशंस ही इसको डिसाइड करती हैं कि ये कितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे और जो आउटकम होगा वो कितना सही आएगा। यस यू कॉल इट साइंटिफिक, आप साइंटिफिक बोल सकते हो इसको। और दूसरा जो इसमें लिखा हुआ है ना कि ये अजम्पशन फ्री होते हैं, दे आर नॉट अजम्पशन फ्री। देखो यहाँ पे लिखा होता है कि ये अजम्पशंस के साथ होते हैं। अगर इसी स्टेटमेंट को मुझे सही बनाना हो तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मुझे इसे नॉन पैरामीट्रिक बनाना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि यही स्टेटमेंट हमारी सही हो जाए तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। ठीक है, तो ये दूसरी स्टेटमेंट आपकी एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि पैरामीट्रिक टेस्ट में हमेशा अजम्पशंस होती। नेक्स्ट,
ज्यादातर बच्चों का सही है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, कुछ भी अलग से नहीं लिखा हुआ। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस को डेवलप तो करते हो लेकिन उसको टेस्ट करने का यहां पर कोई सीन नहीं होता। और दूसरा, फॉर्मल स्टडी आपकी एक सिस्टमैटिक स्टडी हो सकती है दैट टेस्ट द हाइपोथेसिस। ये आप इसको फॉर्मल की जगह पर मैं यहाँ पर अगर कॉजल रिसर्च भी बोल देता तो भी कुछ इसमें फर्क नहीं आ जाता। इफ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉजल रिसर्च तो भी ये आपका सही ही रहता। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। टेस्ट काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं ना इस बार। ये सिंपल है। जो टी टेस्ट होता है, देखो ये जो है ना, ये वाला भी आपका पैरामीट्रिक हो जाएगा, ये वाला भी आपका पैरामीट्रिक हो जाएगा। काई स्क्वायर और साइन टेस्ट दोनों नॉन पैरामीट्रिक होते हैं। टी टेस्ट में ये देखा जाता है कि जो दो सैंपल लिए जाते हैं, जो दो सैंपल लिए गए हैं, क्या वो सेम पॉपुलेशन से लिए गए हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो कि उनके मीन्स को कंपेयर किया जा रहा है। दो सैंपल के मीन्स को कंपेयर किया जा रहा है। अरे डेफिनेशन ही जब टी टेस्ट की लिखी हुई है तो काई स्क्वायर कहां से हो जाएगा, बताइए मुझे। और टी टेस्ट कहां पे अप्लाई किया जाता है, स्मॉल सैंपल, लेस देन 30। लेस देन 30 के केस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। और इसमें एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होती है। ये कुछ पॉइंट्स जो अभी मैं बता रहा हूं प्लीज इसको लिख लीजिए। वो पेपर 1 वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वालों मैनेजमेंट वालों को तो पता होगा, इको वालों को जो नहीं पता जिनको, वो लिख लो, ताकि जब मैं इसकी क्लास लूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हम ये किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वो आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। ये वाला पढ़ो, क्वांटिटेटिव। सर आपकी आवाज अलग लग रही है। आज मैं आरजे बना हुआ हूं, आज मेरी आवाज बहुत अच्छी लग रही होगी पहले से। भाई और बहनों, 92.5 FM, मैं हूं आपका दोस्त, और आज हम आपको सुनाएंगे आपके फरमाइश के कुछ गाने। चलिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर कौन कौन सी टाइप्स आती है। इस माइक का ये फायदा है कि अगर मैं ज्यादा लाउड भी ना बोलूँ ना तो भी मेरी आवाज पहुंच जाएगी आप तक। वैसे मैं रेयरली, मतलब मैं वैसे माइक यूज नहीं करता हूँ क्लास में, आपने देखा होगा। पहली बार मैं कोई क्लास माइक के थ्रू ले रहा हूँ। चलिए, अब इस क्वेश्चन में बता क्या करना था। इस क्वेश्चन में आपने ऑप्शंस के थ्रू इसका आंसर निकालने की कोशिश करनी थी। अगर आप इन सभी को आराम से पढ़ते हो ना, अगर आप इनको आराम से पढ़ते हो, देखो एक तो जो ये होते हैं ना प्रोजेक्टिव टेक्निक्स,
ये बेसिकली आपके बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं, बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं, या एक TAT होता है, थीमेटिक एप्रीहेंशन टेस्ट, वो भी इसी का पार्ट है। किसी की पर्सनैलिटी क्या कहती है, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर। तो उसमें आपको पिक्चर कंप्लीशन दे सकता है, आपको क्लाउड वाली ऑप्शंस दे सकती है, तो वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड होता है, वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। ठीक है जी। तो इसको आप रिमूव कर दोगे, बी को जैसे ही हटाओगे आपका आंसर आ जाएगा। स्टिल आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो आएगी ही आएगी, और इन्फरेंस मेन पॉइंट होता है, दिस इज द मेन पॉइंट। तो ए, सी और ई। यार आप ना, एक तो ना बहुत ज्यादा इस चीज को ना मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब भी आप इस चीज को समझ लीजिए, आपको हर क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। आपको एक टॉपिक नहीं आता, आप बोलो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब 32 तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सीए फाइनल में पूरी बुक है उसकी। कैन यू इमेजिन, आपको 6 महीने, 1 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही पढ़ाए जाते हैं। तो अगर उसका एक आधा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, तो जो बन रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इन्फ्रेंशियल इन्फर करना ना, पॉपुलेशन से कंक्लूजन तक पहुंचना, वही तो है। साइमुलेशन होता है किसी एक्चुअल सिचुएशन को आर्टिफिशियल बना देना। जैसे मैंने आपको बताया था ना, पायलट्स को किस तरीके से वो दी जाती है, मतलब पायलट्स को किस तरीके से जहाज उड़ाना सिखाया जाता है, तो वो positivism as epistemological program is characteristics of, ये आना चाहिए। देखो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे। कुछ कुछ चीजें बेटा आपको छोड़नी पड़ेंगी, कुछ कुछ चीजें आप जितनी मर्जी पढ़ लो पेपर में नहीं बनेंगी। यही तो एक स्मार्ट अप्रोच है इस पेपर को क्रैक करने की। इस हिसाब से अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने लग गए, फिर तो बिल्कुल ही आप 4 दिन में ही छोड़ दोगे उस पढ़ाई को। तो सब कुछ आपको आएगा भी नहीं, और सब कुछ आना भी नहीं चाहिए। ये तो सिंपल है, थोड़ी देर पहले तो बताया कि जो लॉज हैं, जो नेचर के लॉज हैं। अच्छा, अगर यहां पर पोस्ट पॉजिटिविज्म लिखा होता तो वो क्या आ जाता, वो आप लोगों का सोशल साइंस में आ जाता। दैट कम्स अंडर सोशल साइंस। ठीक है, सोसाइटी के साथ रिलेट किया जाता है उसको, दैट इज रिलेटेड विद द सोशल साइंस। क्यों का मतलब क्या हुआ, सोशल साइंस से रिलेटेड है तो सोशल साइंस ही लगाएंगे ना। चलिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च।
अभी ये क्वेश्चन निकल के गया था, इसमें मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी, एक्सप्लोरेटरी के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, मतलब अभी क्या, 4-5 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, तो उसमें आप हाइपोथेसिस की डेवलपमेंट तो करते हो रेदर देन टेस्टिंग इट। तो आप डी को 3 से मैच कर सकते हो। चलिए अब देखो, एक्स पोस्ट फैक्टो वेरिएबल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स। एक्स पोस्ट फैक्टो जो हो चुका है B1, अप्लाइड किसके साथ आ जाएगी, फाइंडिंग अ सोल्यूशन फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम। वैसे ये एक्शन होना चाहिए था, बट कुल मिला के ऑप्शन के हिसाब से ये सही हो जाएगा, मतलब वैसे ही एक्शन रिसर्च होना चाहिए था अप्लाइड की जगह पर, बट फिर भी आप मान सकते हो कि ये हो सकता है। और उसके बाद कॉन्सेप्चुअल किसका पार्ट बन जाएगा, ये आ जाएगा सम अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज ऑफ थ्योरी। कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लोर करके हाइपोथेसिस को बनाते हो आप, उसको टेस्ट नहीं करते, एक्सप्लोर करते हो। एक्सप्लोर करते हो सिर्फ। बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो ये। बन गया वैसे तो। तो देखो, अगर आप इस सीक्वेंस को भी पढ़ते हो ना, तो वैलिडेशन वैसे ही सबसे लास्ट में आना चाहिए, वैलिडेशन वैसे ही सबसे लास्ट में आना चाहिए। अदरवाइज अगर आप देखते हो तो पहले आप कलेक्शन नहीं करोगे, ऑब्वियसली बात है, तो ये ऐसे ही डिलीट हो जाएगी, और स्टार्टिंग में वैलिडेशन भी नहीं आएगा, और सैंपल थ्योरी से पहले कभी भी नहीं आएगा। तो हमारे पास एक थ्योरी होगी, उस थ्योरी को बेस बना के आप एक हाइपोथेसिस बनाओगे, फिर आप एक अपना सैम्पलिंग डिजाइन बनाओगे, फिर डेटा कलेक्ट करोगे और इंटरप्रिटेशन करोगे। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 110% सही है, बट चारों ऑप्शन में से देखोगे तो ये थोड़ा बहुत ढंग का नजर आ रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये पूरा सही है, फिर भी ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो चारों में से ये ऑप्शन आपकी 80-85% तक सही है, बाकियों के मुकाबले, बाकियों के मुकाबले ये सही है, ठीक है। चलो, लास्ट में आएगा बेटा, वैलिडेट तो लास्ट में होता है, मतलब ऑलवेज नहीं, वैलिडेट मतलब वेरीफाई करना।
सिंपल। स्टडी ऑब्जर्वेबल फैक्ट, ये हिंट था आप लोगों का कि जो चीज जैसे आ रही है, मतलब ऑब्जेक्टिव, जो चीज जिस तरीके से आपको नजर आ रही है रूल्स के हिसाब से, आप उसको उस तरीके से स्टडी कर रहे हो। आप उसको उसी तरीके से स्टडी कर रहे हो, फैक्चुअल बोल सकते हो। यस, अब देखो ऑब्जर्वेशन तो दोनों में ही होती है, बट फैक्ट्स को कहां पे ऑब्जर्व करोगे? फैक्ट्स इज इन अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो ये इसका कीवर्ड था आपकी इस क्वेश्चन का, ये वाला आपका कीवर्ड था। अगर आप इस पे थोड़ा ध्यान देते तो आपका ये बन जाता। ठीक है जी। अरे एथनो मेथोडोलॉजी वही है आपकी कल्चर की स्टडी। एथनो को मतलब कल्चर की स्टडी के तरीके। अगला क्वेश्चन, सिंपल। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज ट्रायंगुलेशन। जब आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मतलब कुछ चीजें क्वांटिटेटिव की जिसको आप मिक्स्ड रिसर्च के अंदर कवर करते हो, combination of different methods, study groups, local and temporal setting and different theoretical perspective, हर चीज का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, हर चीज का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, उसको आप क्या बोल देते हो? दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रायंगुलेशन। मिक्स्ड मेथड, जिसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड मेथड। इसको क्या बोल देंगे? मिक्स्ड मेथड का नाम दिया जाएगा। ठीक है, कल को ये मिक्स्ड मेथड के नाम से भी आ सकता है और ट्रायंगुलेशन तो इसकी टेक्निकल टर्म है। ये तो रिटन और स्पोकन वर्ड्स होते हैं। ये जो कॉप्स होता है ना, ये रिटन और स्पोकन वर्ड्स होते हैं। दिस इज बेसिकली रिटन और स्पोकन वर्ड्स। कहीं ना कहीं वर्ड से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन स्केल से रिलेटेड है। बनाइए। पहले इंग्लिश में पढ़ लो, फिर हिंदी में दिखाता हूँ। थोड़ा लॉजिक लगाओ ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो बन जाएगा। हिंदी वाले देख लो।
इट इज सिंपल। देखो आप, आर्बिट्रेरी का मतलब जैसे वॉलंटरी होता है ना, आर्बिट्रेरी मतलब वॉलंटरली, जैसे आप बोल सकते हो कि एडहॉक बेसिस, नॉट परमानेंट, एडहॉक पे कंसेंसस से बन जाना चाहिए था। आइटम चूजन फॉर इंक्लूजन इन द इंस्ट्रूमेंट। सी आइटम एनालिसिस, आइटम्स, ये देख लिखो ना, आइटम्स डिपेंड डेवलप्ड इनटू अ टेस्ट व्हिच इज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्स। और देन आता है कम्युलेटिव। कम्युलेटिव समझ रहे हो ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग डिस्क्रिमिनेटिंग, जो ऐड होता रहता है। कम्युलेटिव समझ रहे हो ना, सी एफ वाला 2 से 5 तक, तो 5 और 2 7, 7 और 5 12, इस तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे वो वाला। अब एक आध क्वेश्चन तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, इसको आप लॉजिकली ही बना सकते हो, क्योंकि बुक वगैरह में आपको देखने को नहीं मिलेगा ये, ठीक है, किसी बुक वगैरह में नहीं होते हैं ये। आप रिसर्च इतना सारा पढ़ लेते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा इतना दिमाग चलाना तो आ जाना चाहिए। चलिए, लिटरेचर। अब देखो ऐसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। आजकल तो कम हो गए हैं, पहले तो आते थे, हम पता नहीं इसी वजह से पास हो गए थे कि हमारे टाइम पे ऐसे क्वेश्चन आते थे। क्वेश्चन है, रेलेवेंट लिटरेचर की बात हो रही, लिटरेचर रिव्यू क्यों किया जाता है, मतलब क्या मिलेगा लिटरेचर रिव्यू करके। सिंपल है, लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हो, क्योंकि आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना चाहते हो। रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट मतलब उसको स्पेसिफाई करना चाहते हो, आप उसके गैप ढूंढते हो कि मुझसे पहले जो बंदे ने रिसर्च की थी वहां पर कौन से गैप थे, अब मुझे कौन से गैप पे ध्यान नहीं देना। ठीक है जी? गैप एनालिसिस के लिए इसको यूज किया जाता है। गैप एनालिसिस। नेक्स्ट, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल था ये तो, इसमें कुछ भी नहीं था। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, क्यों, क्योंकि देखो सैंपल साइज है, क्वालिटेटिव में हमेशा क्या होता है, स्मॉल होता है, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च की बात हो रही है।
क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है तो सैंपल साइज हमेशा स्मॉल लिया जाता है। और दूसरा, क्वालिटेटिव रिसर्च में ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों ही सही थे, ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको कंफ्यूज करेगा। तो ये सिंपल था क्वेश्चन और बड़ी आसानी से इसको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैट को भी थोड़ा फोकस बना रहे हैं ना इस बार। चलो कोई नहीं, सिखाएंगे ये चीजें भी आपको। पहले इतना नहीं आता था यार, ये स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन ना पेपर 2 में ही पूछते थे, पेपर 1 में नहीं आता था उतना, लेकिन आजकल पेपर 1 में भी आने लगा है। मेरी प्रोफाइल में स्टैटिस्टिक्स का कोर्स तो होगा ना, कॉमर्स का। स्टैटिस्टिक्स का कोर्स देखिए, दो तरीके का स्टैटिस्टिक्स होता है आप लोगों का। एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है इन्फ्लुएंशियल। तो जब सिर्फ चीजों को प्रेजेंट किया जा रहा है, जब चीजों को सिर्फ आप प्रेजेंट कर रहे हो तो उसको डिस्क्रिप्टिव बोल दिया जाता है। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोटाइल डेविएशन, ये सारे किसके अंदर आते हैं? डिस्क्रिप्टिव। और जितने भी टेस्ट आते हैं ना आप लोगों के, टेस्ट, कोरिलेशन, जहां पर आप रिलेट कर रहे हो, रिग्रेशन, जहां पे आप कुछ कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब इन्फर करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू फाइंड द कंक्लूजन, वो किसका पार्ट बनता है? वो आप लोगों का इन्फ्रेंशियल पूछा जाता है। तो ये 1, 2 और 3, ये तीनों किसका पार्ट है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है जी। सो राइट आंसर इज स्टैंडर्ड डेविएशन। इस क्वेश्चन को रहने दीजिए अभी। क्वेश्चन नंबर 18, थ्रेड्स पहले नहीं पूछे जा रहे थे। अभी तक पहला क्वेश्चन है जो थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट आया है। बीस में से पहला क्वेश्चन आया, इसको छोड़ दीजिए अभी, ये वाला बनाइए। ये चार्ट अच्छा है, ये आपको हेल्प करेगा, इसको आप एक बार देख सकते हो। पैरामीट्रिक में 1 सैंपल 2 सैंपल आते हैं और नॉन पैरामीट्रिक में 1 सैंपल 2 सैंपल आते हैं, ठीक है। ये आप एक बार चार्ट देख लीजिए। अब इसका आंसर दीजिए।
एनटीए ने इसका जो आंसर दिया थोड़ा जस्टिफाई नहीं लग रहा मुझे, जस्ट नोट इट डाउन, क्योंकि यहाँ तो फिर उन्होंने एक चीज को एलिमिनेट किया है जो सी कर रहे हैं, क्योंकि सेंस तो बन रही है राइट एक्सप्लेनेशन, बट ये ऐसा बोल रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी बिकॉज फैक्ट्स एंड थ्योरी, फैक्ट्स को मे भी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में आप कभी भी कुछ श्योर नहीं हो सकते। वैसे तो सही सी ही होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, कर रहा है एक्सप्लेन, कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा। देखो अब इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन में आप कुछ भी कर लो तो भी आप इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते। किस्मत पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने किस चीज के बारे में बोला, क्योंकि अगर वो ये बोलता है कि हम फैक्ट्स के बारे में तो बोला ही नहीं भाई, और सेकंड में हमने फैक्ट्स को लिया है, तो हम बोलेंगे कि भाई साथ में थ्योरी भी तो लिया है ना। तो ये दो वर्ड्स हैं जो इसको सही और गलत कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मान भी सकते और नहीं भी मान सकते। मे भी हो सकता है उन्होंने नहीं माना, क्यों? क्योंकि साथ में बोल रहे हैं कि फैक्ट्स और थ्योरी दोनों की बात की जा रही है, फैक्ट्स और थ्योरी, फैक्ट्स और थ्योरी दोनों की बात हो रही है। बट ये मैं आगे की क्लास में इसको डिस्कस करूंगा दोबारा। गुड मेजरमेंट के फीचर्स बताने, अब एनटीए क्या चाहता है ये तो एनटीए को पता होगा भाई, मुझे तो नहीं पता। देखिए अब एक टेस्ट है ना, टेस्ट के लिए आपको पता है दो चीजों का होना जरूरी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एक्यूरेसी और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दो टेक्निकल वर्ड्स हैं। किसी भी टेस्ट में बाकी सारी चीजों को आप बाद में चेक करोगे, आपके लिए वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को लेना जरूरी है। तो मतलब ए और डी का आना कंफर्म है। तो अगर यहाँ पे ए आ रहा है डी नहीं आ रहा, यहाँ पे ए और डी। अब ये देखो सी और ई, अब आप सी और ई को कंपेयर करो। सी है ऑब्जेक्टिविटी और ई है प्रैक्टिकल, तो टेस्ट का प्रैक्टिकल होना ज्यादा जरूरी है। एक्यूरेसी इज नॉट सेम एज, देखो अब आपके सामने दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है एक्यूरेसी और एक लिखा हुआ है वैलिडिटी। तो आप किसको सिलेक्ट करोगे, वैलिड को या एक्यूरेट को? टेक्निकली बोल रहा हूं, लेमैन लैंग्वेज में नहीं, टेक्निकली। वैलिडिटी को ही करोगे, वैलिड का होना जरूरी है। ठीक है, इस वजह से debriefing involves several activities following the data collection. डेटा के संग्रह के बाद डीब्रीफिंग में कई गतिविधियां शामिल है। डेटा कलेक्शन के बाद क्या क्या चीजें हैं जो जरूरी हैं? कुछ कुछ चीजें आप सही कर लोगे, कुछ कुछ चीजें आपकी अपने आप ही यहां से मिस हो, और मतलब अपने आप बना सकते हो, लॉजिकली बना सकते हो।
देखो इस तरीके के क्वेश्चन में चांस होते हैं गलत होने के, फिर भी हम इसमें थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को नोट डाउन करूंगा क्योंकि मैं भी इस क्वेश्चन के साथ पूरी तरह एग्री नहीं करता हूं, कुछ कुछ चीजें इसमें होनी चाहिए थी। देखो आप बी को इग्नोर कर दो, पहले तो बी आपका निकल जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन को डिलीट करने की कोशिश करो, अगर आपसे कुछ भी लॉजिक नहीं लग रहा तो आप क्या करोगे, आप पहले ऑप्शंस को डिलीट करने की कोशिश करोगे। तो अगर मैंने बी को डिलीट कर दिया तो मेरी ये ऑप्शन चली गई और मेरी ये ऑप्शन चलेगी। अब यहां से मुझे एक बात तो कंफर्म है कि सी और डी तो आएंगे ही आएंगे। अब ए और ई की बात की जाएगी, एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी डिसेप्शन या फिर पब्लिकेशन ऑफ फाइंडिंग ऑफ अ रिसर्च। वैसे ई मुझे ज्यादा जस्टिफिकेशन वाला लग रहा है, ये वाला ई कहीं ना कहीं ज्यादा वैलिड लग रहा है। वो एनटीए ना ये आंसर लगाया है या फिर इसमें मतलब लगाने में गलती हुई है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऑफ डिसेप्शन से मुझे लगता है कि ये पब्लिकेशन है वो बाद में सही आता है। बट चलिए कोई बात नहीं, इसमें एक ही ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत है तो इसको भी हम चेक करेंगे। डिसेप्शन का मतलब होता है ना कि किसी तरीके से कोई कुछ गलत तो नहीं किया हुआ, कुछ इसमें डिसीव करना ना, धोखा देना जैसे, ठीक है। अरे सी डी तो है ही ना बेटा, समझ क्यों नहीं रहे हो। सी और डी तो हमने पहले ही कंफर्म कर लिया, दोनों ऑप्शन में सी और डी तो आ ही रहे हैं। सी और डी का तो लफड़ा ही नहीं है, सी और डी को लेके तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, सी और डी तो दोनों में ही आ रहा है। प्रॉब्लम तो ए और ई की है, ए आएगा या ई आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुझे ई ज्यादा सही लग रहा है और एज कंपेयर ए। ठीक है, कोई नहीं, इसको चेक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट, डीब्रीफ समझ से उसके बाद डाटा डेटा कलेक्शन के बाद के स्टेप्स की बात हो रही है। समराइज जैसे बोल देते हो, मे भी कुछ बच्चों के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा जिन्होंने स्टैंडर्ड एविएशन के बारे में नहीं पढ़ा। पावर ऑफ टेस्ट क्या होती है, 1 माइनस बीटा, रिजेक्ट कर दिया जब इनकोरेक्ट था, तो ये तो सही है, सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है। दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो इसमें अगर आपको थोड़ा सा हिंट है वो मिल सकता था। डेविएशन मतलब कोई वैल्यू डेविएट कैसे करती है, डेविएट कैसे करती है मतलब ये है ना सेंटर, मीन समझ लो, कोई वैल्यू मीन से कितनी दूर है, कितनी फ्लक्चुएट करती है, तो इससे होमोजेनिटी कितना कम है और हेट्रोजेनिटी जितना ज्यादा। मतलब अगर मैं ये बोलूं आपको कि अगर मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज्यादा है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जो वेरिएशन होगा वो भी ज्यादा होगा, है ना। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज्यादा है मतलब डेविएट ज्यादा कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वेरिएशन भी ज्यादा होगा।
और अगर मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम है तो वेरिएशन भी कम होगा। यहां बोल सकते हो कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी। दिस इज द रिलेशन। डिस्पर्स सेंटर से कितनी दूर है, मतलब डेविएशन का मीनिंग समझ रहे हो ना। डेविएशन का मतलब गैप ही है एक तरीके से। कोई वैल्यू स्प्रेड में कितनी दूर है सेंटर से, उसी को डेविएशन बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू थी, इसमें कुछ खास नहीं था। मैथ्स का कॉलम, आसान सा क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो बन जाना चाहिए। बन गया, क्योंकि इसमें कुछ तो बहुत ही सिंपल, हिंदी वाले भी देख लो, बाद में बोलोगे सर हिंदी नहीं दिखाई। वैसे तो इसमें हिंदी देखने की जरूरत ही नहीं है, बट स्टिल। इजी था। कौन सी टर्म को मिलाया जा सकता था, सैंपल को मिला देते। सी को 2 से मिला देते। अगर सी को 2 से मिला देते तो ये दो जगह पर था, तो ए या बी को देख लेते। कांस्टेंट देखो, सी होगा या 4, विच सीज डू नॉट डिफर, ऑब्वियसली हो गया। कांस्टेंट का मतलब जो वैल्यू फिक्स है, जो वैल्यू फिक्स है इसको मिला देते, A3 से मैच हो जाता। B4 सिमियोटिक, फिनो समझना, या फिर फोकस ग्रुप, इंटरव्यू लिखा हुआ था। सारे ही बनाए जा सकते थे, मतलब सारे ही बनाए जा सकते थे, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें आपको कोई दिक्कत होती। सारे ही ऑप्शंस को इजीली मैच किया जा सकता था। ठीक है जी। अगला, अब ये सॉफ्टवेयर्स हैं, इसका भी हमें थोड़ा देखना है। ठीक है, पहले नहीं आते थे, आजकल पूछे जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल आप लॉजिकली इसको अगर बनता है तो बनाइए, नहीं तो फिर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिव डेटा को यूज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। अब देखो, ये तो या तो आता है तो आता है, या नहीं आता तो नहीं आता। आता है तो बन जाएगा, और नहीं आता तो गलत हो जाएगा, सिंपल। तो इसको फिलहाल आपको ज्यादा दिल पे लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। एसपीसीएस क्या होता है, स्टेटा क्या है, आर क्या है, नवीवो सॉफ्टवेयर कौन सा है। ठीक है, एसपीएसएस ये आपका क्वांटिटेटिव के लिए होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला रिसर्च टूल एसपीएसएस, जिसमें जितने भी आपके टी टेस्ट, एफ टेस्ट वगैरह लगाए जाते हैं, वो सारे एसपीएसएस के अंडर ही आते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपको। पढ़ेंगे इसको आगे। ये वाला पढ़ो, ये आपको मैं बहुत बार पढ़ाया क्लास में, बहुत बार पढ़ाया ये टॉपिक।
तो दोनों ही सही हैं। क्वेश्चनर आपको दिया जाता है तो पार्टिसिपेंट के द्वारा भरा जाता है, और शेड्यूल होता है वो रिसर्चर खुद भरता है, किसके पास, लोगों के पास। सिंपल था, ये तो काफी बार पढ़ा है। शेड्यूल और क्वेश्चनर का डिफरेंस का पूरा चार्ट आप लोगों को पढ़ाया था, पूरा चार्ट आप लोगों को पढ़ाया था, रिसर्च की क्लास में देख लीजिएगा। देखो रॉन्ग टच हो रहा है तो अब ये इसको आप देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाइपोथेसिस अफर्म होगा या डिनाई होगा, इज द एक्सप्लिसिट कंसर्न, कौन सी रिसर्च का पार्ट बनेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पेपर 1 में है बेटा वो, रिसर्च की क्लास में। हिंदी वाले भी पढ़ लो। इसमें सिर्फ वर्डिंग थोड़ी कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई थी। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो ना, तो इसमें जो सबसे मेन इशू था वो था इसकी वर्डिंग का। अफर्मेशन और डिसअफर्मेशन, मतलब एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, मतलब हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, और वो एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोज फैक्टों का ही पार्ट बनता है। सो बी और सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था इसमें। बाकी हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्टिव भी आपकी क्वालिटेटिव का ही पार्ट बन जाती है, मतलब नॉट कंप्लीटली क्वालिटेटिव बट कहीं ना कहीं, क्योंकि आप सिर्फ एक्सप्लोर करने की, सॉरी डिस्क्रिप्टिव आपकी डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो, तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की बात वहां पर उतनी नहीं होती है जितनी आप एक्सपेरिमेंटल की बात कर रहे हो या फिर एक्सपोज फैक्टर की बात कर रहे हो। ठीक है जी, तो ये सिंपल था, इसमें कुछ ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, बनाया जा सकता था। इसका आंसर एनटीए ने कुछ नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको अपने लॉजिक से इसका आंसर बताऊंगा और मैं वही लगाने वाला हूं। एनटीए ने ये क्वेश्चन ड्रॉप किया था, ठीक है, बोनस नंबर दिए थे। फिर भी मैं आपको वो बताऊंगा जो मुझे लगता है। मुझे नहीं पता कि ये ड्रॉप क्यों किया गया था। सिंपल था वैसे, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और उसकी राइट एक्सप्लेनेशन है। कैसे? टेस्ट रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसको आप सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस भी बोल देते हो, हैज टू बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ नल हाइपोथेसिस, और नल हाइपोथेसिस को किसी भी तरीके से डायरेक्टली अफर्म नहीं किया जा सकता। अगर वो डायरेक्टली अफर्म हो गया तो उसको नल हाइपोथेसिस बनाने की जरूरत क्या, उसको बनाया ही इस वजह से जाता है क्योंकि उसको डायरेक्टली अफर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अगला अभी पढ़ाया था, पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव। पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव कौन सी रिसर्च का पार्ट था? तो ये हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, कौन सी रिसर्च होती है, दिस इज
एथनोग्राफिक रिसर्च। कौन सी रिसर्च हो जाएगी? दिस इज व्हाट वी कॉल एथनो। एथनो का मतलब कल्चर। किसकी स्टडी कर रहे हो आप? कल्चर। ये किसी तरीके की कोई रिसर्च नहीं है बेटा, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट, ये मास कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी ड्रॉप कर दीजिए फिलहाल के लिए। और इसका आंसर भी एनटीए ने गलत दिया है, क्योंकि मैंने इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ा। उन्होंने एक ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया था जो मास कम्युनिकेशन वाले बच्चे हैं, क्योंकि ये था ना मीडिया का एक लिमिटेड इफेक्ट। इसकी थ्योरी है एक लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी। तो मैं मास कम्युनिकेशन की थ्योरीज भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उन्होंने जो इसका आंसर दिया है वो ए और बी दिया है, जबकि डी भी इसका ऑप्शन है। डी जरूरी है, क्योंकि जो लेसर फ्रेट इन्होंने जो पॉल ने थ्योरीज दी है ना, उसके हिसाब से जो सोशल साइंस के मेथड्स हैं उसको एक्सप्लोर किया गया है। और मीडिया का लिमिटेड, क्योंकि इसने ना एक 2 स्टेप मॉडल थ्योरी दी है, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा आने वाली क्लास में। 2 स्टेप मॉडल थ्योरी कि ओपिनियन लीडर्स का इफेक्ट होता है लोगों पे, जो मीडिया है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता, डायरेक्ट इंपैक्ट उसका कम होता है। तो जो मास कम्युनिकेशन वाले बच्चे हैं वो इसको शायद अच्छे से, मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। बट कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एनटीए की तरफ से इसका जो आंसर दिया गया है वो गलत दिया गया, क्योंकि उन्होंने 2 स्टेप फ्लो वाली एक थ्योरी भी दी हुई है। ठीक है, तो इसको अभी होल्ड पे रखिएगा क्वेश्चन को। ये वाला बनाओ। बन गया? बे जिंदा हो, कोई दिख ही नहीं रहा वैसे। जिंदा भी हो या प्राणों की पूंजी कंप्लीट हो गई? तो ये सही था, पहला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीसिस और आर्टिकल दोनों के लिए फॉर्मेट और राइटिंग स्टाइल अलग अलग होता है। और दूसरा, रिसर्च एथिक्स मैंडेटरी है हर तरीके की रिसर्च के लिए, मतलब बिना रिसर्च एथिक्स के आप किसी भी रिसर्च को फॉलो नहीं कर सकते। देखो वही नो, नॉट, नेवर, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को अपने दिमाग में बिठा लेने चाहिए। ठीक है, ये वाला बनाइए। इजी क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया। Data analysis in research being a technical job, research ethics does not matter, actually matter. Collection, analysis, interpretation सभी पर जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो वही फिर आ गया ना, डज नॉट, ये वर्ड्स पे आप लोगों ने ज्यादा ध्यान देना है। जहां पर नो लिखा हुआ ना उसको एक
की बजाय 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। और आईसीटी, अब देखो यहां पर भी ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, तो अब जस्टिफाइएबल से बोल सकते हो कि हो सकता है। समझ रहे हो ना, उसने मैंडेटरी नहीं बोला। ये वर्ड्स पे भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है कि उसने ऑलमोस्ट बोला कि लगभग हर स्टेज पे जरूरत है, सब नहीं बोला उसने, उसने लगभग बोला। तो ऑब्वियसली बात है, आज के टाइम पे आईसीटी के बिना तो आपकी रिसर्च होती ही नहीं है। तो इस चीज को इस वजह से सच कंसीडर किया गया कि ऑलमोस्ट हर जगह पर इसकी जरूरत। एवरी लिखा होता तो फिर शायद आप इसको गलत कर देते। अगर ऑल लिखा होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि इसके बिना भी बहुत सारी टाइप्स हैं वो काम करती। ठीक है, अगला। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइपोथेसिस को बेस बना के काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये आपका, मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि ये बहुत ज्यादा इजी था। When null hypothesis is rejected, research hypothesis accepted, because null hypothesis is a chance hypothesis. बाय चांस एक्सेप्ट हो सकता है क्योंकि उसमें कुछ ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, उसमें आप कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हो। एंड सच H1 being true, the researcher's hypothesis lies in the domain of acceptable. रिसर्चर का हाइपोथेसिस कौन सा हो गया? अल्टरनेटिव। आप नल को रिजेक्ट करना चाहते हो और हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना चाहते हो। व्हाट यू वांट टू डू, आप नल को एक्सेप्ट करना, सॉरी रिजेक्ट करना चाहते हो और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करना चाहते हो। यही आपका मेन कंसर्न रहता है। ठीक है, टाइप से क्वेश्चन है, लेट्स सी कितने बच्चों को ये आता है। किसी भी एक ऑप्शन से आप इसको क्या कर सकते थे, बना सकते थे। एक्सपेरिमेंटल में आप किसके साथ रिलेट कर सकते थे? वेरिएबल्स के साथ रिलेट कर सकते थे। एक्सपोज फैक्टो में अदरवाइज आर डिटरमाइंड जो नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव में फैक्ट्स और कंडीशंस होती हैं, और हिस्टोरिकल में क्रिटिसिज्म वर्ड्स। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि जब भी हम बात करेंगे हिस्टोरिकल वर्ड्स की, हिस्टोरिकल में क्रिटिसिज्म पे ध्यान दिया जाता है। किस पे ध्यान दिया जाता है? पास्ट इवेंट्स के क्रिटिसिज्म पे फोकस किया जाता है। क्रिटिसिज्म, ठीक है। देखो देखने में कितना बड़ा लग रहा है क्वेश्चन,
क्वालिटेटिव रिसर्च के फीचर्स बताने हैं आप लोगों ने। देखो, सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी, पहले तो ये मेरे जैसे ही मेरा यहाँ पे ध्यान गया तो मुझे पता चल गया कि क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिविटी तो बिल्कुल नहीं होगी, सब्जेक्टिव होता है। तो बी को मैंने हटाया, सी और ई ऑलरेडी है। अब मुझे देखना है ए और डी में से। इट इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना फ्रॉम पार्टिसिपेंट परस्पेक्टिव या डिटैच फ्रॉम द स्टडी टू अवॉइड बायस। डी नहीं होता, ये क्वांटिटेटिव का फीचर होता है, क्योंकि यहां पर तो आपको खुद से बीच में हिस्सा बनना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आपको हिस्सा बनना पड़ता है। तो ये आपका डी डिलीट हो जाएगा। तो ए, सी और ई, ए, सी और ई हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज योर राइट आंसर। पॉइंट ई, देयर इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखो, क्वालिटेटिव का सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसमें आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसमें कोई रूल, कोई रेगुलेशन कुछ नहीं है। आपको जो सही लगता है आप उसके हिसाब से चीजों को बना सकते हो। देयर इज नो बाइंडिंग एट ऑल, किसी तरीके की कोई बाइंडिंग नहीं है। बोथ मेथड मतलब बोथ मेथड्स की बात नहीं हो रही, बोथ मेथड्स है रिसर्च प्रोसेस, मतलब अलग है रिसर्च प्रोसेस और मेथड्स। मेथड्स के लिए बोथ यूज नहीं किया गया। तो सर बी कैसे गलत हुआ? तो ऑब्जेक्टिव थोड़ी होगा। जो चीज बेटा सब्जेक्टिव है उसका ऑब्जेक्टिव आंसर कैसे दे दें हम, बताइए मुझे। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन। सबसे पहले तो इसमें जो बड़ा हिंट है वही हिंट ही जनरलाइजेशन में दिया। रिसर्च के क्वेश्चन जहां तक अभी तक जितने हमने क्वेश्चन देखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन से थोड़े से आसान है। मतलब इसमें बहुत सारी नई चीजें नहीं आई हैं। जितना कुछ इन्होंने टीचिंग में दिया है ना, उतना रिसर्च में इन्होंने ऐड नहीं किया। नो डाउट थोड़ा बहुत हमेशा ऐड होता है, लेकिन टीचिंग में इन्होंने इस बार काफी साइकोलॉजी के पूरे का सिलेबस ही ऐड कर दिया। तो रिसर्च एज कंपेयर टू, और आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी नहीं है। तो ये आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन थी, तो ये इसका हिंट था। मेड टू एस्टेब्लिश, और जनरलाइजेशन की बात की जा रही है ना, कोई कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं हो रही। मतलब एज इट एज, जिस तरीके से रिजल्ट आ रहा है उसको उसी तरीके से समझ रहे हो ना, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं कि वो चीज उसको इफेक्ट कर रही है। जिस तरीके का रिजल्ट आ रहा है आप उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने हिसाब से बीच में कुछ घुस नहीं रहे हो, ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट। चलो बाकी कल करेंगे यार, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। 35 क्वेश्चन बाकी कल करेंगे, और कल कुछ टीचिंग के कंसेप्ट को करेंगे। और कल देखूंगा, कल सुबह स्पेशल क्लास लेता हूं, उसमें साथ में पीवाईक्यू के साथ साथ कुछ कंसेप्ट, 2-3-4 टॉपिक हैं वो आप लोगों को कल पढ़ा दूंगा।
हाँ लीडर बोर्ड देख लो, लीडर बोर्ड देख लो। देवजनी के 30 में से 33 में से 33 सही, नायना के 33 में से 33, कश्यप के भी 33, सुहासी के 32, काजल और अंकित के 31, शालिनी के 31, माही के 31, मिशिका के 31, संजना के 31 और कीर्ति के भी 31। नहीं आज स्पेशल क्लास नहीं हुई थी, स्पेशल जब भी होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। देखो जितने भी आपके इस बार के PYQ है ना वो सारे के सारे मैं आपको कवर करवा दूंगा, बस उसके लिए कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। आपको भी पता है प्लस में सारे तो पॉसिबल नहीं है, तो प्लस में हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 60 to 70% हो जाए, बाकी जो 20 to 30% रह जाएंगे वो स्पेशल के थ्रू शुरू हो जाएंगे। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कॉमर्स नेट अचीवर्स, वहां पे आपको लिंक वगैरह, वहां पे आपको टेलीग्राम पे सारी चीजों के लिंक है वो दे दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए।